हेलो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज न्यू एंड फ्रेश चैप्टर की तरफ, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट थोड़ा बहुत आप क्लास 8th में भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम उस चीज़ को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे कि किस तरीके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को और कैसे एक्सटेंड करना है। इस चैप्टर को बहुत सीरियसली और अच्छे से स्टडी करना है। रीजन, ये चैप्टर क्लास 10th में भी एज इट एज है, यानी क्लास 10th में भी एक चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। अब 8th में जो भी आपने पढ़ा उससे थोड़ा यहाँ पर बाइड होगा, और यहाँ जितना आप क्लास 9th में पढ़ेंगे उससे 10th में और थोड़ा बाइड होगा। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, दो ही वर्ड पे तो पूरा डिपेंड है। हम अब बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स की। ये 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर मीन्स स्टूडेंट, जैसे आपका कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि लेंथ है, ब्रेथ है, और जहां हाइट भी इन्वॉल्व हो जाएगी वो क्या बन जाएगा? 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे सर्कल है, सर्कल केवल पेपर पर ड्रॉ करते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन स्फीयर कैसा है? 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आज हम लोग ऐसे फिगर्स की बात यहां पर करेंगे जो 3 डायमेंशनल है और उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। तो पहले समझाता हूं सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया स्टूडेंट वो पूरा स्पेस होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिस पर हम पेंट कर सकते हैं, जिस पर हम वाइट वॉश कर सकते हैं, जिस पर मैं पेपर पेस्ट कर सकता हूं, वो पूरी जगह सरफेस एरिया होती है, चाहे किसी भी प्लेन सरफेस की होती है। जो सरफेसेस होते हैं, देखिए हर चीज में सरफेसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक बात करूं बोतल की, या मैं सिलेंडर की बात करता हूं। सिलेंड्रिकल जो भी चीजें होती हैं उनके 3 सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस आपका ये होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। तो तीनों सरफेसेस का एरिया निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया। एक क्यूबॉइड की बात करते हैं, एक रूम में कितने स्पेसेस होते हैं? 6, बेस, टॉप, 4 बॉल्स। तो बॉल्स भी अपने आप में एरियाज हैं, तो 4 बॉल्स हो गई, फ्लोर हो गया और रूफ हो गई। तो कुल मिला के 6 स्पेसेस का एरिया निकालेंगे तो वो सरफेस एरिया किसका हो गया? क्यूबॉइड का। इस तरीके से अलग अलग फिगर्स के सरफेस एरियाज निकाले जाते हैं, उनके फॉर्मूले आपको अलग अलग बताए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। वॉल्यूम मीन्स कोई भी चीज अगर है 3 डायमेंशनल, उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे इस हॉल में अगर मैं बात करूं तो कितनी एयर फिल की जा सकती है, इस हॉल में कितनी मिट्टी डाली जा सकती है, इस हॉल में कितनी कोई भी बोरियां रखनी है, मुझे कोई भी सामान इसमें भरना है, बच्चों की संख्या, ये सब वॉल्यूम से कनेक्टेड है। जब भी फिलिंग की बात होती है किसी चीज़ की, वो वॉल्यूम से चलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट आपको और अच्छे से समझाने के लिए वॉल्यूम का। आपने देखा होगा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है किसी के भी यहाँ, मान लीजिए एक प्लॉट हमने परचेज किया, उस प्लॉट की जो डायमेंशन है वो 20 फीट बाई 50 फीट है। अच्छे समझना होगा वॉल्यूम क्या है, इसलिए मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं। एक कोई प्लॉट है whose dimensions are 20 feet and 50 feet। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया? एरिया जब निकालेंगे तो उसका एरिया क्या आएगा? 20 इंटू 50। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं 1000 स्क्वायर फीट, ये इसका एरिया आएगा। अभी तो रेक्टेंगल ही है ये, अभी कहां पर क्यूबॉइड है, अभी तो सिर्फ रेक्टेंगल है। अभी एक प्लॉट हमारा कहीं पर भी पड़ा हुआ है, उस पर बाउंड्री नहीं हुई है, सिर्फ एक लाइन है कि हाँ ये जो एरिया है दैट इज अवर्स, तो उसका साइज क्या है? 20 एंड 50, तो उसका एरिया क्या हो गया? 1000 स्क्वायर फीट। अब मान लीजिए इसमें 4 फीट की बाउंड्री करा दी, 4 फीट की बाउंड्री चारों तरफ करा दी, यानी हाइट क्या हो गई अब? 4 फीट। ध्यान दीजिएगा, एरिया पहले से कितना था? 1000, उसमें मैंने 4 फीट की चारों तरफ बाउंड्री करा दी। 4 फीट ऊंची बाउंड्री कराने से इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम जब भी निकालना हो एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जब तक कोई बाउंड्री नहीं थी प्लॉट की तरफ, जब तक कोई बाउंड्री नहीं थी तब तक तो प्लेन सरफेस था, एक रेक्टेंगल था सिर्फ, तो सिर्फ एरिया निकल सकता था। अब उसके चारों तरफ मैंने 4 फीट की बाउंड्री करा दी। 4 फीट की उसकी बाउंड्री कराने से उसकी हाइट अब 4 फीट हो गई। हाइट 4 फीट होने से अब उसका वॉल्यूम निकल कर आएगा एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करने से। एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करने से 4000 क्यूबिक फीट एरिया आ गया। अब ध्यान दी, वॉल्यूम आ गया।
अब यहां पर स्क्वायर फीट लगा रहे थे, यहां क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि 1 फीट का मल्टीप्लाई और हो गया ना, इसलिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूनिट में यूनिट कभी याद नहीं करनी जाती, स्टूडेंट यूनिट को आप क्रिएट करना सीखिए। जब इसमें 3 डायमेंशन इस्तेमाल हुए तो पहले के साथ भी फीट आया होगा, दूसरे के साथ भी फीट, तीसरे के साथ भी फीट, तो क्यूबिक फीट या फीट का क्यू लिखिए। फोर्स का फॉर्मूला m × a होता है। अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लीजिए फोर्स यानी कि फोर्स की यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बाद में भले हम न्यूटन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली यूनिट तो फॉर्मूले से निकल कर आई। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो यूनिट को हम क्रिएट कर पाएंगे। और इस चैप्टर में यूनिट की भी पूरी वैल्यू है, ध्यान रखना इस चीज का। यूनिट गलत लगाने से भी गलत आंसर हो जाएंगे। तो देखिए हाइट को इंक्लूड करते ही देखिए वॉल्यूम आ गया। जब तक हाइट नहीं थी, सिर्फ एक रेक्टेंगल था, उसका सिर्फ एरिया निकाल सकते थे। और जैसे ही उसके चारों तरफ बाउंड्री बन गई, अब वो बन गया एक क्यूबॉइड। अब हम उसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। अब और इसको एक्सटेंड करते हैं, इस एग्जांपल को और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए आपकी 4 फीट की बाउंड्री बनकर तैयार है, मुझे अब उसमें मिट्टी भरवानी है। जनरली ऐसा होता है जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है और थोड़ा सा उसमें मिट्टी डलवानी है। अब कितनी मिट्टी आएगी, इस बात का आइडिया कैसे लगता है? देखिए स्टूडेंट, जिस ट्रक से ट्रैक्टर की ट्रॉली से किसी चीज से मिट्टी आएगी ना उसमें पड़ने के लिए, याद करिए और जरा गौर करिए, वो ट्रैक्टर की ट्रॉली भी क्यूबॉइड होगी कि नहीं होगी? लेंथ, ब्रेथ और उसकी भी हाइट होगी। सपोज दैट ट्रैक्टर की ट्रॉली 10 फीट लंबी और 4 फीट उसकी ब्रेथ और उसकी मैं 1 फीट हाइट मान लेता हूं। सपोज दैट एट एन एग्जाम्पल, कोई जरूर नहीं 1 फीट हो। तो इसमें मिट्टी कितनी आएगी? 40 क्यूबिक फीट। ठीक है, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो भी उसकी ट्रॉली होती है उसमें मिट्टी कितनी आएगी? 40 क्यूबिक फीट। हमारे प्लॉट की कैपेसिटी कितनी है? 4000 क्यूबिक फीट। यानी कि हमारे जो प्लॉट की कैपेसिटी है वो 4000 क्यूबिक फीट है। और एक ट्रैक्टर में कितनी भरकर आएगी मिट्टी? एक बार में एक ट्रैक्टर कितनी मिट्टी भर के ला सकता है? 40 क्यूबिक फीट। अगर मुझे इस बात का आइडिया लगाना हो कितनी ट्रॉली मिट्टी पड़ जाएगी, तो मैं कह दूंगा 100। देख लीजिए, आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप समझिए वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, किसी भी चीज की कैपेसिटी। और कैपेसिटी हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर की होगी, 2 डायमेंशनल फिगर की कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, इस एग्जांपल से थोड़ा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में होने जा रहे हैं आगे। तो ये तो बात थी वॉल्यूम की, थोड़ी सी वॉल्यूम क्या होता है। अब मैं बात करता हूं एक एक डायग्राम की। आज सबसे पहले बात होगी क्यूब एंड क्यूबॉइड की। सबसे पहले बात करता हूं मैं क्यूबॉइड की। देखिए स्टूडेंट, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनने वाला डायग्राम होता है जिसमें 6 रेक्टेंगल्स शामिल होते हैं। 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है एक क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ एंड दैट इज हाइट। देख सकते हैं क्यूबॉइड के बहुत एग्जांपल्स हैं। जनरली जो रूम हॉल होते हैं वो सभी क्यूबॉइडिकल शेप के होते हैं। ब्रिक, ईंट, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, लंच बॉक्स, योर बुक, ढेर सारे एग्जांपल हैं क्यूबॉइड के। सूज बॉक्स की ढेर सारे एग्जांपल है। स्वीट बॉक्स जो किसको दिखाते हैं? क्यूबॉइड को दिखाते हैं। जनरली कुछ स्वीट बॉक्स आप कहेंगे कि इस क्यूबिक शेप के भी होते हैं, लेकिन जनरली स्वीट बॉक्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं, यानी कि क्यूबॉइडल शेप होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगल से मिलकर बनने वाला डायग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर है और क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर है। अब अगर मैं इमेजिन करिए मेरे हाथ में एक स्वीट बॉक्स है, अगर मैं उसकी सभी बॉल्स को ऐसे करके फैला देता हूं तो क्या होगा? उसकी सभी बॉल्स को फैलाने से इस तरीके का शेप कुछ आएगा। एक बॉल यहां पर इस तरीके से आ जाएगी उसकी, एक बॉल यहां पर उसकी आ जाएगी अलग से। ठीक है, ऐसे एक बॉल यहां पर आ जाएगी और एक बॉल यहां पर आएगी। इन बॉल्स को जब हम फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक बॉक्स बन जाएगा। इस चीज को समझिए। इन बॉल्स को अगर हम फिर से फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉक्स। फिर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे तो लीजिए एक क्लोज्ड बॉक्स बन गया। क्लोज्ड और ओपन में भी फर्क आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे फर्क आएगा।
अब अगर बात करते हैं इसके एरिया की, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता चल चुका है क्यूबॉइड की प्रत्येक सरफेस एक रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कह लीजिए, या प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, जो भी साइड होती है उसका प्रोडक्ट। अब अगर मैं हॉल की बात करूं, इमेजिन करिए आप जिस हॉल में बैठे हैं, लेंथ और ब्रेथ, फ्लोर का एरिया क्या होगा? फ्लोर का एरिया होगा LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान दीजिएगा, जितना फ्लोर का होगा उतना ही तो सीलिंग का होगा। छत का कितना होगा? LB। लीजिए LB दो आ गए। अब जरा साइड वाली बॉल की बात करिएगा, इस बॉल की, साइड वाली बॉल की। साइड वाली बॉल में ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट, तो या इसका क्या होगा? BH, और इसके सामने एक बॉल होगी उसका भी BH। अब इस जो साइड में बॉल आ गई उसका जरा इमेजिन करिए, लेंथ एंड हाइट, H इंटू L और H इंटू L। अब ध्यान दीजिए, 2 टाइम्स LB हुआ, 2 टाइम्स BH हुआ, 2 टाइम्स HL हुआ। 2 कॉमन लेते हैं तो बन जाता है LB BH प्लस HL। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ध्यान ये रखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये इसमें 6 फेसेस शामिल हो गए, इसमें ऑल 6 फेसेस शामिल हो गए हैं, सभी 6 फेसेस आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है कि किसी की लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 2 मीटर, सरफेस एरिया बताइए, तो हमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह वो वैल्यूज रिप्लेस करनी है, सरफेस एरिया आ जाएगा। अब बात आती है क्लास 8 तक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिखाया गया, ऐसे अलग अलग करके नहीं समझाया गया। अलग अलग समझाने का रीजन क्या है? अलग अलग समझाने का रीजन है, जैसे मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया आपसे पूछा जाता है, इंक्लूडिंग फ्लोर पर भी प्लास्टर करना है और बॉल्स पर भी प्लास्टर करना है, फ्लोर पर भी प्लास्टर करना है और बॉल्स पर भी प्लास्टर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, उस पूल की, स्विमिंग पूल की लेंथ है, स्विमिंग पूल की लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है मान लीजिए 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये बात अपने कॉमन सेंस से सोचनी होगी कि स्विमिंग पूल की छत नहीं होगी। जब स्विमिंग पूल की छत नहीं होगी तो क्या हम 2 टाइम्स LB ले सकते हैं? नहीं ले सकते, सिंगल टाइम LB लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज पर, ये चीज अपने कॉमन सेंस से आएगी कि स्विमिंग पूल में तो 5 फेसेस होंगे, फ्लोर एंड 4 बॉल्स, छत तो होगी नहीं स्विमिंग पूल में। इसका मतलब अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये पूरा फॉर्मूला लगाऊं 2 ब्रैकेट LB BH प्लस HL और उसमें से LB माइनस कर दूं, पूरा कंप्लीट 6 फेसेस का उसमें से LB माइनस कर दिया, क्योंकि फ्लोर इंक्लूडेड है और सीलिंग इंक्लूडेड नहीं है इसलिए। अब या केवल बॉल्स का एरिया निकालूं और बॉल्स का एरिया निकालने के बाद फिर मैं उसमें फ्लोर का एरिया प्लस कर दूं। अब बॉल्स का एरिया कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, बॉल्स का एरिया निकालते समय ये LB इंक्लूडेड नहीं होगा, LB इंक्लूडेड नहीं होगा, तो बॉल्स में क्या बचा? 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स HL। समझ लीजिए, बॉल्स और बॉल्स एंड बॉल्स, 2 कॉमन मिलेगा, H कॉमन मिलेगा, B प्लस L आ जाएगा। इसे प्रॉपरली लिखेंगे L प्लस B इंटू हाइट आ जाएगा। आप देख लीजिए, इसे पेरीमीटर भी कह सकते हैं रेक्टेंगल का या फ्लोर का, तो पेरीमीटर इंटू हाइट भी इसको बोल सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट आप देख सकते हैं। पेरीमीटर इंटू हाइट जो आता है, एरिया ऑफ वॉल्स है, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? विदाउट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, बिना टॉप और बॉटम का जो एरिया होता है उसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं या कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। हमने फ्लोर भी नहीं लिया, हमने टॉप भी नहीं लिया, इन दोनों को अगर ड्रॉप करेंगे तो जो आएगा वो कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट, इसको मैं प्रॉपरली लिखा दूं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये तो थी फॉर्मूले को क्रिएट कराने की बात। बस ये ध्यान रखना, अगर फ्लोर इंक्लूडेड है तो कैसे करना है और नहीं इंक्लूडेड है तो कैसे करना है। कंप्लीट सरफेस एरिया जो आएगा, सरफेस एरिया वो यही होगा 2 ब्रैकेट LB VH प्लस HL। ठीक है, इसको टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं।
इसमें कुछ भी नहीं ड्रॉप होता है, सब कुछ होता है। फिर आता लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम एरिया ऑफ वॉल्स भी कह सकते हैं। ये एरिया ऑफ वॉल्स आएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट, या इसे पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर इंटू हाइट भी कह सकते हैं। आपको मैंने बस बात को समझाया कि कैसे आया, ये फॉर्मूले आपको अब लर्न करने हैं। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम तो आपको मैं बता चुका हूं, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो एरिया इंटू हाइट करना होता है। जब तक बाउंड्री नहीं है सिंपल एरिया, बाउंड्री हो गई तो फिर हाइट हो गई। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, LB, हाइट और आएगी LBH। लीजिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया LBH। अब एक आता है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला यहां पर होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं डायगोनल के लिए। अब डायगोनल क्या होता है मैं समझाता हूं, और फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ वो भी बताता हूं। ये होता है डायगोनल स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ए से लेकर जो बी है वो डायगोनल है। किसका डायगोनल, रूम का, क्यूबॉइड का। आप भी इमेजिन करिए टॉप वाले कॉर्नर से बॉटम वाले कॉर्नर तक, अपोजिट बॉटम वाले कॉर्नर तक की जो लेंथ होगी उसे डायगोनल कहेंगे, ठीक है। ये डायगोनल नहीं होगा, ये तो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। मुझे ए बी निकालना है, अगर मैं इसको नाम दे दूं सी, जरा गौर करिएगा, मैं अलग से आपको दिखा दूं। ये एक रेक्टेंगल था सिर्फ, जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, उसका डायगोनल आया है AC। ये तो रेक्टेंगल का डायगोनल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, AC स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल क्या आ जाएगा, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी देखो ये वाली साइड कितनी आ गई, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये कितनी होगी H, हाइट। एक बार फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्रायंगल में। एक बार इस ट्रायंगल में इस्तेमाल हुई है, यहां से देखो, और एक बार ACB में इस्तेमाल होगा। AB स्क्वायर इक्वल आएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, एंड दैट विल बी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस H स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये बन जाता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है डायगोनल का। फॉर्मूले के प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको प्रूफ बताने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसी से रिलेट करता हुआ डायग्राम होता है क्यूब का। क्यूब के भी आपने बहुत एग्जांपल देखे हैं, जैसे लूडो के गेम में जो डाइस होती है वो क्यूब होती है। कलर मैचिंग करने के लिए एक स्क्वायर आप लोग मैच करते हैं, इसमें कलर हम लोग मैच करते हैं, वो भी एक क्यूब होता है। बस अंतर इतना है क्यूब और क्यूबॉइड में कि क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना डायग्राम है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनने वाला डायग्राम है। तो क्यूब में प्रत्येक फेस जो होता है वो एक स्क्वायर होता है। जैसे हम एक क्यूब लेते हैं, एक अप्रोक्स डायग्राम रहेगा मेरा, इस तरीके से क्यूब का एक डायग्राम आता है, जिसमें साइड को अगर मैं ए मान लूं, ध्यान दीजिएगा ए, तो प्रत्येक साइड ए हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर मिलकर बना है। ऐसे समझिए 6 स्क्वायर इंक्लूडेड है। अच्छा बताइए, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया मांगूं, फॉर्मूले वहीं से कनेक्ट करूंगा मैं, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया मांगूं तो देखिए कितने फेस हैं, 6, सबका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो पूरे 6 का क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बॉल्स, अगर कोई रूम क्यूबिकल है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो क्यूबिकल रूम के लिए बॉल्स का एरिया क्या होगा, 4 बॉल्स होंगी ना, तो एरिया क्या बनेगा 4a स्क्वायर। वॉल्यूम देखिए क्या होगा, वॉल्यूम होगा a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों इक्वल है तो वॉल्यूम आ गया a क्यूब। अब डायगोनल क्या होगा क्यूब में, डायगोनल भी देखिए, डायगोनल क्यूब में क्या होगा, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यहां तो सब इक्वल ही है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा 3a स्क्वायर, तो 3 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता लेकिन a बाहर आ सकता है, ये आ गया रूट 3a। आप देख सकते हैं ये क्यूब के फॉर्मूले हो गए, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम क्यूब का और ये डायगोनल क्यूब का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी जाए
और सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछा जाए। ये 8th स्टैंडर्ड की बातें थी जहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। डायरेक्ट लेंथ ब्रेथ हाइट दी है और आपसे वो सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट कराते थे। यहाँ पर क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्व होगा जिसमें आपको सोचना पड़ जाए कि किस तरीके से और क्या चीज़ हमें निकालनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ओपन बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका सेंस हो गया लेंथ विथ हाइट। ठीक है, ओपन बॉक्स है और ये इनर साइड है। ठीक है, फाइंड इट्स टोटल इनर सरफेस एरिया। टोटल इनर सरफेस एरिया। अब एक चीज नोटिस करिएगा, इनर साइड आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्या है 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्या है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, 12, 8 एंड 5। अब ये ओपन बॉक्स है। अब हमारे पास इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि हम या तो 2 ब्रैकेट LB BH प्लस HL माइनस LB कर दें क्योंकि इसमें सीलिंग नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बॉल्स के एरिया में, बॉल्स के सरफेस एरिया में फ्लोर को प्लस कर दें। देखिए, पहला ऑप्शन टोटल 6 फेसेस माइनस और बॉल्स का एरिया प्लस फ्लोर। आप दोनों में वैल्यू रिप्लेस करिए, आंसर सेम आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लगाया है, L के प्लेस पर 12, B के प्लेस पर 8, फिर 8 इंटू 5 एंड 12 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 8। ठीक है, 2 रहेगा, 96 रहेगा, 40 प्लस 60 माइनस 96। पहले प्लस होगा, ध्यान रहे पूरा, ये 196 माइनस 96, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल करने से आपका आएगा 392। ठीक है, माइनस 96। जो भी आंसर आएगा यहाँ से वो वही आंसर होगा जो यहाँ से आएगा। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 8 इंटू H यानी कि 5 एंड 12 इंटू 8, ये हो गया आपका 2 इंटू 20 इंटू 5 प्लस 96, और इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 296, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी आपका 296 आएगा। आप देख सकते हैं, यानी दोनों तरफ से एरिया आपका सेम आया। बस फॉर्मूला आप पर डिपेंड करेगा किस तरीके से करेंगे। हो सकता है इसमें आगे कॉस्ट वगैरह पूछिए, उसको इनर सरफेस एरिया आप पेंट करने की कॉस्ट बताइए तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट का। ये तो जनरल बातें हैं जो आप जानते हैं कि कॉस्ट वगैरह अगर फाइंड आउट कराई जाएगी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए हॉल, द पेरीमीटर of a hall is 250 meter. The perimeter of a hall is 250 meter and cost of painting on its walls at rate ₹10 per meter square is ₹1500, is ₹15,000. Find the height of hall. ध्यान दीजिएगा, यहां पर गिवन में देखिए पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ हॉल दिया हुआ है आपको 250 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स एट रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। इसका मतलब समझिए, बहुत आसान है।
जैसे मान लीजिए किसी से बात हो गई हमारी फाइनल कि ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट होगी आपके वाइट वॉश या पेंटिंग करने की। बाद में जो कंबाइंड टोटल अमाउंट बना पेमेंट करने के लिए, जो बिल बना, वो बिल था 15,000 का। दैट मीन्स कितने स्क्वायर मीटर पर काम हुआ तब 15,000 का बिल बना होगा। इस कंडीशन में अगर एरिया निकालना हो तो कॉस्ट में रेट का डिवाइड कर देते हैं तो एरिया निकल आता है। कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। 15,000 में डिवाइड करेंगे तो ये 1500 मीटर स्क्वायर पर काम हुआ होगा। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे अपनी वॉल पर जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है उस पर मुझे काम कराना है ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना खर्चा आएगा था 100 × 10 यानी कि ₹1000। अगर मान लीजिए कोई एरिया नहीं बता रहा है और सीधा कॉस्ट बता रहा है, रेट बता रहा है, तो रेट का कॉस्ट में डिवाइड करने से एरिया आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये एरिया किसका आया है? बॉल्स का, क्योंकि बॉल्स पे ही तो पेंटिंग हुई थी, जहां पर काम होगा वहीं का एरिया आएगा 1500 मीटर। अब बॉल्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट, 2 ब्रैकेट L × B × H भी कह सकते हैं। और देखो पेरीमीटर कितना दिया है 250 इंटू हाइट, सामने 1500 आएगा। हाइट निकालेंगे 1500/25 0, ये 6 मीटर हाइट आएगी हॉल की, आप देख सकते हैं। तो क्यूब कीवर्ड के फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको क्वेश्चन भी 1-2 मैंने इंट्रो के लिए कराया है जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन डील करने हैं आपको। आप इस एक्सरसाइज को पहले को सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझ तक सेंड करेंगे। हम लोग पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे सभी, फिर आर डी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है तो हम लोग दोनों बुक को कवर करेंगे और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। थैंक यू।